डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की मतगणना के लिए तैनाती के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर टीएमसी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है, ईसी किसी भी कर्मचारी को तैनात कर सकता है। झारखंड में जनगणना 2027 महाअभियान की हुई शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वगणना की। घर घर डेटा संग्रह की प्रक्रिया चलेगी। पश्चिम एशिया में फिर से मंडराए युद्ध के बादल। ट्रंप ने जंग रोकने का ईरानी ऑफर ठुकराया। कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान बोला अमेरिका धमकी देना बंद करे तो बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र का पूरी तरह पालन करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। झारखंड में मतगणना जनगणना 2027 के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजधानी के लोक भवन में राज्य की स्वगणना प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और आवासीय जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर अभियान में भागीदारी की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने आंकड़ों की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राज्य या राष्ट्र की तरक्की केवल हवाई दावों से नहीं, बल्कि ठोस और सटीक आंकड़ों के आधार पर तय की होती है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल व्यक्तियों की गिनती नहीं है, बल्कि एक व्यापक डेटाबेस है जो परिवारों की संरचना, जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति और समाज के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी योजनाओं का खाका तैयार करती है। जनगणना समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे नीति निर्माण में सटीकता आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा बातचीत के लिए ईरान का नया ऑफर भी मुझे मंजूर नहीं है। ईरान की लीडरशिप उलझ गई है और बुरी तरह से बिखर गई है। वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की है। एक उग्रवादी समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वही अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए। परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी। ट्रंप ने चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हों। कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वे अमेरिका के साथ फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी भरी भाषा बंद करनी होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं।
24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 40 से 45 पर्यटक सवार थे। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत कुछ अन्य प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम ने कहा पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बरगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है, जिम्मेदारी तय हो, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है या जो केरल से दिल्ली से पर्यटन आए हैं उन्हें बचाना चाहती है। सरकार देर से जागती है, क्या 24 घंटे में मृतक परिवारों को न्याय मिलेगा? सरकार बताए। घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। खराब मौसम और अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। रात करीब 9 बजे एक युवक के क्रूज में फंसे होने की सूचना पर सेना की मदद ली गई, जिसके बाद 10:30 बजे सेना की टीम मौके पर पहुंची और अभियान तेज किया गया। गुरुवार सुबह फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुणे के भोर तालुका में चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने घर के सामने खेल रही मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के शव को गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया। दोपहर के समय जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान बच्ची का शव तबेले में मृत अवस्था में मिला। इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। स्थानीय जानकारी के अनुसार यह बच्ची अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आई थी। जानकारी के मुताबिक यौन उत्पीड़न के बाद पत्थर से वार कर बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। भोर तालुका के नसरापुर गांव में हुई इस मासूम की हत्या और अत्याचार की घटना के विरोध में नसरापुर गांव पूरी तरह बंद है। नसरापुर व्यापारी एसोसिएशन और समस्त ग्रामवासियों ने आज बंद का आह्वान किया है, जिसे दुकानदारों का भारी समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ममता और संघर्ष की एक ऐसी भावुक तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल छू लिया है। यहाँ एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ झोले में बैठकर घर घर ख्याप जाती है, जहाँ उसकी माँ साफ सफाई का काम करती है। बताया जा रहा है कि माँ कई घरों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। पति के घायल हो जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई है। इस बीच माँ को थकान होती देख बेटी ने अनोखे तरीके से उसका साथ देना शुरू कर दिया। वह गोद में नहीं बल्कि झोले में बैठकर माँ के साथ सफर करती है। माँ का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से बेटी इसी तरह उसके साथ जाती है। इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग माँ बेटी के इस अटूट रिश्ते और संघर्ष की सराहना कर रहे हैं। यह कहानी न सिर्फ ममता की मिसाल है बल्कि उन हालातों को भी दिखाती है जिनमें कई परिवार रोज संघर्ष करते हुए जीवन यापन करते हैं। सम्मनपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर एक बाग में 25 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को गांव के बाहर फेंक दिया। सुबह जब ग्रामीण बाग की ओर पहुंचे तो उन्होंने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले युवक के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही घटना के खुलासे का दावा कर रही है। महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर औरैया जिले के ग्राम बिचौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता दौरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंकते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करने में गंभीर नहीं है और महिलाओं के साथ छल कर रही है।
वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ हाल ही में हुए प्रदर्शनों को लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई और इसे राजनीतिक दोष से प्रेरित बताया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता दौरे ने कहा कि जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होता तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। बिजनौर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मंडावली थाना क्षेत्र की भागूवाला चौकी का है। वायरल वीडियो में चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर संजय कुमार यादव का एक युवक को महज 12 सेकंड में 6 थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो कई महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोग इसे पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के बाद संबंधित दरोगा पर क्या कार्रवाई होती है। गोंडा जिले में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी उमेश कुमार भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को पैसे लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मनकापुर कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश लाया गया। कन्नौज में 2 अलग अलग सड़क हादसों ने कहर बरपाया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लेकर नेशनल हाईवे तक सड़क दुर्घटनाओं ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं, जहां एक भीषण हादसे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा और उनकी साली की जान चली गई। तालग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक अनियंत्रित इनोवा कार बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में घायल हुए कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा और उनकी साली को तत्काल लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान प्रवीण कुशवाहा, जो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके थे। वहीं एक और घटना में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिससे 2 बाइक सवारों की मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर गिरे युवकों को बेरहमी से रौंद दिया, जिससे इस हृदय विदारक घटना में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। कौशाम्बी जिले के सराय अक्किल थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कुल 6 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय चौधरी, बसंत लाल, प्रदीप, अजीज और हुलेश के रूप में हुई है। ये सभी काफी समय से न्यायालय के वारंट पर फरार चल रहे थे। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को पकड़ने के बाद आवश्यक लिखापढ़ी पूरी की और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने साफ किया कि फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा और कानून से बचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक युवक ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर आत्महत्या कर ली। युवक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद शव के टुकड़ों को घसीटकर पटरी से हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। वीडियो को लेकर संवेदनहीनता पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का दौरा चर्चा का विषय बना रहा है।
इस दौरान वह संगठन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर तोगड़िया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की। साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाएंगे, जहां लोगों को न केवल धार्मिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा बल्कि प्राइवेट डॉक्टरों के माध्यम से छोटी बड़ी बीमारियों का निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। इस घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के चंबल में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड मामले में वांछित और 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी संतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पंजाब के पठानकोट से दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बीती 2 अप्रैल को आरोपी ने पिता पुत्र की हत्या कर एक पिकअप डाले की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। लगातार छापेमारी और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर एसटीएफ ने आरोपी को ट्रैक कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस इस पूरे मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है। टीम ने अंतरराज्यीय शराब तस्कर गैंग के सरगना संदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। एसटीएफ ने आरोपी को जनपद आगरा से दबोचा है। बताया जा रहा है कि संदीप लंबे समय से अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क को संचालित कर रहा था और कई राज्यों में फैले इस गिरोह का मुख्य सरगना माना जाता है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में जुटी थी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक शाम के समय अपने आवास पर सोडियम लेवल कम होने के कारण वह बेहोश हो गए। परिजनों और सहयोगियों द्वारा उन्हें तुरंत लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। फिलहाल अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच की जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आगे की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा में अद्भुत और प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला, जब प्रदेश के 75 जनपदों से आई युवा शक्ति ने विकसित भारत के विजन को न सिर्फ स्वर दिया बल्कि उसे संकल्प में बदलते हुए पूरे सदन को ऊर्जा से भर दिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मेरा युवा भारत के तहत विधानसभा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का विषय रहा केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं के मार्ग को सशक्त बनाना। प्रत्येक युवा को अपने विचार व्यक्त करने हेतु 3 मिनट का समय दिया गया। कुल 375 को राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद हेतु चयनित किया गया। युवाओं ने जिस गहराई और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से बजट के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि नई पीढ़ी केवल अवसर तलाशने वाली नहीं बल्कि अवसरों को सृजित करने वाली भी है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह बजट युवा सशक्तिकरण, स्टार्टअप, नवाचार, स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भर भारत की विकसित भारत 2047 की दिशा में एक मजबूत कदम है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया। स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि और वंदे मातरम के सामूहिक गायन ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। श्रीनगर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां डैम के डूब क्षेत्र में नहाने गए लोगों को डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए चाचा और भतीजा पानी में उतरे थे, लेकिन गहराई का अंदाजा न लग जाने पाने के कारण दोनों डूब गए।
हादसे के वक्त उनके साथ एक 4 वर्षीय बच्ची भी मौजूद थी, जो किसी तरह सुरक्षित घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस व रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। करीब 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव पानी से बाहर निकाले जा सके। एक साथ दो की मौत से परिवार में कोहराम मच हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दर्दनाक घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधिकारिक घोषणा की है कि यहां से 15 जून 2026 से व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित की जाएगी। इसके तुरंत बाद अकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से एयरड्रोम और सिक्योरिटी प्रोग्राम की मंजूरी मिल चुकी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि एयरपोर्ट के सभी सुरक्षा मानक और परिचालन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। पहले दिन फिल्म ने करीब 11.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, जिससे यह मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई। फिल्म के हिंदी वर्जन को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थिएटर में फैंस उस वक्त झूम उठे जब सलमान खान ने जीवा महाला के रूप में एक दमदार कैमियो किया। सोशल मीडिया पर उनके कैमियो की क्लिप्स जमकर वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के छोटे बेटे ऋतदान आज 18 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल कविता साझा की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को एक योद्धा बताया। ऋतिक और सुजैन खान ने अपने फरिश्ते के वयस्क होने पर पुरानी यादें ताज़ा की। फैंस और कई फिल्मी सितारों ने कमेंट सेक्शन में श्रद्धान को जन्मदिन की बधाई देते हुए ऋतिक की पेरेंटिंग की सराहना की। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, जहां जुनैद की एक्टिंग की तारीफ हुई। वहीं कहानी को थोड़ा कमजोर बताया गया। फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ से कम का कलेक्शन किया है। आमिर खान खुद बेटे की फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे राजा शिवाजी से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।